हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ABC मैट्रिक। मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 NCERT गणित का प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने वाले हैं। यह इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप इसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में बता रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा देखने से लगता है उटपटांग, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए, आप समझिए, हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें साबित करना है। और अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए हमें इसके उल्टा मानना पड़ेगा कि यह एक परिमेय संख्या है। ये पहले मानेंगे, उसके बाद हम इसको साबित करेंगे। तो आइए मानते हैं। लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसका उल्टा माना, जो हमें बता रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, इसका उल्टा हमने माना कि यह एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? तो दोस्तों, परिमेय संख्या होने के लिए कुछ शर्त है कि √5 बराबर, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त आसानी से कर सकते हैं, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या होंगे। तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ये यहाँ पे कंडीशन आ जाता है। अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में उसको व्यक्त किया जा सकता है, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, और P और Q दोनों एक दूसरे के सहअभाज्य संख्या होगा, यानी दोनों का HCF यानी मॉस हमेशा 1 आएगा। तो इस प्रकार के संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या दोस्तों? ये जो संख्या हमें दिखाई दे रहा है √5 बराबर P/Q, इस दोनों को दोनों तरफ जो है हम वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो क्या पाते हैं हम? आइए करके देख लेते हैं। √5 का अगर वर्ग करेंगे तो हमें सीधे 5 प्राप्त हो जाएगा। √5 का स्क्वायर सीधे 5 हो जाएगा, और P का स्क्वायर जो है वो P² हो जाएगा, और Q का स्क्वायर Q² हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी इससे गुना करेंगे इसमें और इससे गुना करेंगे इसमें। इस प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5Q² हो जाएगा, बराबर यहाँ पे P² आ जाएगा। ये इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया? इसको हम समीकरण 1 मान देते हैं। दूसरा कंडीशन इसमें क्या करते हैं, ये 5 जो इसको हम ट्रांसफर करके उस साइड जाने देते हैं, यानी Q² बराबर हो जाएगा P²/5। ये यहाँ पे आ जाता है स्थिति। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि P² के डिवाइड में है 5, यानी P² जो है उसको भाग दे रहा है 5। इस प्रकार से यहाँ पे स्थिति आ रहा है। तो यही यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 5 जो है वो P² को विभाजित करता है। क्या करता है? 5 जो है वो P² को विभाजित करता है। तो प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 क्या कहता है कि यदि कोई संख्या A अगर P² को विभाजित करता है तो वह संख्या A P को भी विभाजित करेगा, और यही प्रमेय का यहाँ पे हम उपयोग करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे कि 5 जो है वो P² को विभाजित करता है, तो प्रमेय 1.3 से 5 P को भी विभाजित करेगा, भी विभाजित करता है। 5 जो है वो P को भी विभाजित करता है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? 5 जो है वो P का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा? 5 एक P का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए 5 जो है P का एक गुणनखंड है। 5 क्या है? P का एक गुणनखंड है। इसको हम समीकरण A मान लेंगे। इस प्रकार की कंडीशन एक बार और आएंगे, तो इसलिए हम इसको समीकरण A मान लिए। अब 5 अगर P को विभाजित करता है तो हम क्या कर सकते हैं? P बराबर 5 और गुने कुछ और भी लिख सकते हैं, क्योंकि P या कोई संख्या अगर आता, यानी 15 अगर आता, तो 15 को अगर 5 विभाजित करता है तो क्या लिखते हैं? 5 गुने 3। अगर यहाँ पे 15 कोई संख्या, इसको अगर 5 विभाजित करेगा तो 5 गुने हम 3 लिखेंगे। ये संख्या है, तब ना हमको 5 के साथ साथ 3 भी आ गया। लेकिन यहीं पे अगर P मान लेते हैं कोई संख्या है जो मालूम नहीं है, तो 5 तो है ही, लेकिन साथ में ये संख्या हमको मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है यहाँ पे,
तो इसके जगह पे तो हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, जैसे के एल एम एन कुछ भी। तो हमने यहाँ पे क्या माना, के। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना P बराबर 5 गुने के, यानी 5 के। इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। तो ये जो हमारा P का मान है 5 के, इसको हम प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम क्या के यहाँ पे P का मान यहाँ से उठा करके समीकरण 1 में यहाँ पे डाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 5q² बराबर P जो है उसमें हम मान क्या डाल रहे हैं, 5 के। तो यहाँ पे 5 के को प्रतिस्थापित किए। अब यहाँ पे P का स्क्वायर है तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए। तो टोटली यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 5q² बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और k का स्क्वायर जो है दोस्तों वो k² हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे स्थिति आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये 25 जो है उसको हम बराबर के इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5q² बराबर, या इसको हम ऐसे कर लेते, पहले समीकरण को सीधा कर लेते, उसके बाद हम जो है लिखेंगे। तो हम 25k² को बराबर के इस साइड लिख लेते हैं, और इसको हम बराबर के उस साइड लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 25k² बराबर 5q²। ऐसा हमने लिख दिया। अब 25 को हम बराबर के उस साइड ट्रांसफर कर लेंगे। तो k² इधर आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 5q² बटे 25। इसको काटेंगे दोस्तों तो 5 से 25 5 बार में कट जाएगा, यानी k² बराबर क्या आ जाएगा, q² बटे 5। ये समीकरण 2 हम इसको बना देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे q² बराबर p² बटे 5 आया था, उस प्रकार से यहाँ पे k² बराबर q² बटे 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि यहाँ 5 जो है वो p² को विभाजित करता है, क्योंकि 5 इसके डिवाइड में है। यहाँ भी 5 जो है वो q² को विभाजित करता है। उसी प्रकार की कंडीशन 1.3 से लिखेंगे तो 5 जो है वो किसका गुणनखंड हो जाएगा, यहाँ पे p का गुणनखंड था, क्योंकि p² के डिवाइड में था। यहाँ पे q² के डिवाइड में, इसलिए यहाँ पे 5 किसका गुणनखंड हो जाएगा, q² का गुणनखंड हो जाएगा। वही लिखते हैं यहाँ पे, 5 q² को विभाजित करता है। तो प्रमेय 1.3 क्या कहता है, q² को अगर विभाजित करता है 5 तो q को भी विभाजित करेगा। तो यही लिखेंगे, प्रमेय 1.3 से 5 q को भी विभाजित करता है। आप सबके सामने है, 5 जो है वो q को भी विभाजित करेगा प्रमेय 1.3 की सहायता से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि q का जो है गुणनखंड 5 भी है। तो लिखेंगे, इसीलिए 5 q का एक गुणनखंड है। इसको हम समीकरण जो है बी मान देते हैं। क्या मान देते हैं, समीकरण बी। जो कंडीशन यहाँ पे थी वही कंडीशन यहाँ पे भी आ गया। सिर्फ बात यहाँ पे है कि 5 जो है वो p का एक गुणनखंड है, और यहाँ पे 5 जो है वो q का एक गुणनखंड है। सेम कंडीशन है, स्थिति भी एकदम बराबर है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि 5 जो है दोनों का गुणनखंड है, इसका मतलब 5 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो लिख देंगे, समीकरण ए एवं बी से 5 p और q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हमने अभी क्या बताया था आपको कि जहां p और q अभाज्य संख्या है। तो समीकरण ए और बी क्या बता रहा है कि 5 p का भी गुणनखंड है और q का भी गुणनखंड है, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर 5 दोनों का गुणनखंड हो जाएगा तो 5 जो है दोनों का मौसा हो जाएगा, और दोनों का मौसा यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि दोनों का मौसा भैया एक ही आना चाहिए। अगर एक नहीं आएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या होने के लिए दोनों का मौसा क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। दोनों का मौसा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि दोनों का गुणनखंड जो है वो 5 है। तो उस हिसाब से ये गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। गलत है कि
√5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। लो भैया, साबित हो गया आपका क्वेश्चन, प्रूव लिख देंगे यहाँ पे। इस प्रकार से किसी भी संख्या का जो है, ऐसा अगर अकेला संख्या दिया जा रहा है तो उसका आसानी से आप साबित कर सकते हैं कि वह एक अपरिमेय संख्या है। एकदम आसानी तरीके से, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से तो आप इस प्रकार के आसान से सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से करने का मौका मिले। धन्यवाद दोस्तों।